Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा टू जॉब। तो हम बात कर रहे थे लेखपाल परीक्षा के लिए ग्रामीण परिवेश की। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि राजस्व परिषद के अनुभाग कितने होते हैं और उन अनुभागों में क्या क्या कार्य हैं। तो हम आज बात करते हैं 5वें अनुभाग की। 5वें अनुभाग का पहला पॉइंट इसमें ये दिया गया है कि मंडल, जिला, तहसील के भवनों का निर्माण किस तरह से होता है। मतलब यहाँ पर डीएम ऑफिस बनेगा, यहाँ पर अन्य कार्यालय बनेंगे और कहाँ कहाँ से फंडिंग आएगी, वो सब जो कार्य हैं वो 5वें अनुभाग में दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, भूमि का अर्जन। भूमि का अर्जन मतलब तहसीलों के भवनों के निर्माण के लिए जो भूमि अर्जित की जाती है वो कहाँ से करनी है, किस तरह से करनी है, वो 5वें अनुभाग में दिया गया है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, अनाधिकृत कब्जा हटाना। मतलब मान लो कोई व्यक्ति है, उसने सरकारी जमीन पर कुछ कब्जा कर लिया है, तो सरकार को उसे किस तरह से हटाना है, कौन कौन से उस पर केस लगाने हैं, वो सब 5वें अनुभाग में है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4, जिला तहसीलों की सीमा के विवाद का निपटारा। अच्छा, आपने मैप तो देखा ही होगा। मैप में जो ये बीच में जो डॉट डॉट सी लाइनें होती हैं, ये सीमा का निर्धारण करती हैं। तो वो 5वें अनुभाग के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, और जो इसका जो अगला पॉइंट है उसमें लिखा गया है जिलों की सीमा का प्रमाण पत्र देना। सीमा के विवाद का निपटारा करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि भाई ये वाला एरिया तुम्हारा है, ये वाला एरिया तुम्हारा है। ठीक है ना, तो उस तरह से। तो आइए अब हम बात करते हैं अनुभाग 6 की। इसमें पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि नए पदों का सृजन करना। मतलब राजस्व परिषद के सभी विभागों में कौन से पद कब निकलने हैं, कैसे निकलने हैं और उनकी परीक्षाएं होनी किस प्रकार हैं, कि भाई उसमें इंटरव्यू होंगे या नहीं होंगे, उस सब का वर्णन अनुभाग 6 में कहा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, रेलवे के लिए अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त। मान लो आपके शहर से रेलवे ट्रैक निकल रहा है, तो रेलवे ट्रैक के रास्ते में जो भी ज़मीनें आएंगी उन सब का बंदोबस्त कहाँ से करना है, कैसे करना है, उन्हें मुआवजा कितना देना है, वो सब भाग 6 में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में ये कहा गया है राजस्व परिषद के मेंबरों के कार्यों का वर्णन का बंटवारा। उसमें यह कहा गया है कि राजस्व परिषद में कि भाई लेखपाल ये कार्य करेगा, अमीन ये कार्य करेगा, ऐसे ही सभी विभागों का के कार्यों का वर्णन अनुभाग 6 में कहा गया है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं अनुभाग 7 की। अनुभाग 7 में पहला पॉइंट ये है कि नहर से सिंचाई के लिए टैक्स। मान लो इस बार आपके गांव में बारिश नहीं हुई है और आपने अपने आसपास की नहर से सिंचाई कर ली है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा और उस टैक्स का वर्णन अनुभाग 7 में किया गया है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया है कि सरकारी ज़मीन गांव के द्वारा प्रयोग किए जाने पर जो टैक्स होगा उसका भी वर्णन अनुभाग 7 में किया गया है। ठीक है, मतलब आपने किसी सरकारी ज़मीन पर कोई कार्य किया है या आपने उस पर गन्ना बो दिया अपना, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, बकाया वसूली के लिए संपत्ति का विक्रय। मान लो आपने अपनी ज़मीन पर लोन लिया है और आपसे वो लोन नहीं दिया गया, तो फिर सरकार आपकी संपत्ति का विक्रय करके अपने लोन को वापस ले लेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अनुभाग 8 की।
अनुभाग 8 में खैर इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ चकबंदी के कार्यों का वर्णन किया गया है कि भाई इस तरह से चकबंदी करनी है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि चकबंदी का मतलब क्या होता है। मान लो ये एक खेत का टुकड़ा है और ये बटा हुआ है 5-6 भागों में बटा हुआ है। मान लो ये भी अंकुर की ज़मीन है और ये भी अंकुर की ज़मीन है। अब मान लो ये राम की ज़मीन है और ये भी राम की ज़मीन है। तो सरकार ये करती है कि अंकुर और अंकुर की ज़मीन उनकी उपजाऊ शक्ति के अनुसार आपस में मिला देती है। मान लो अंकुर को यहाँ ला दिया, उसकी ज़मीन इतनी हो गई है, और राम को यहाँ लिया है, तो इसे बोलते हैं चकबंदी। और चकबंदी करने के पश्चात जो थोड़ी सी ज़मीन बचती है उससे सरकार को फ़ायदा होता है। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में भी आगे बताऊंगा आपसे। ठीक है, फिलहाल तो आप ये समझ लो कि दो लोगों की ज़मीन को एक साथ देना। ठीक है, तो इसमें उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अनुभाग 9 की। अनुभाग 9 में ये कहा गया है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून को, लेखपाल के कार्यों, अधिकार, कार्यक्षेत्र और सेवा नियमावली का उल्लेख। मतलब कि लेखपाल का कार्यक्षेत्र कितना है। अब ऐसे थोड़ी ना है कि आपके क्षेत्र का लेखपाल और किसी और के लेख क्षेत्र में जाके भूमि की नपाई करने लगे या वहाँ जाके कोई अन्य कार्य करने लगे। ठीक है ना, तो उनके कार्यों का, उनके अधिकारों का उल्लेख जो किया गया है वो अनुभाग 9 में किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इसमें कहा गया है कि कृषि की गणना करना, मतलब मौसम विभाग से जानकारी लेकर या अन्य विभागों से जानकारी लेकर ये पता लगाना कि भाई इस बार जो है कृषि अच्छी रहेगी या मौसम खराब होने की वजह से अच्छी कृषि नहीं रहेगी। उस चीज़ की जो गणना करना का वर्णन किया गया है वो अनुभाग 9 में किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में ये कहा गया है कि खेतों की हदबंदी का कार्य करना। हदबंदी का मतलब होता है मेड़बंदी। मान लो ये राम की ज़मीन है और ये श्याम की ज़मीन है, तो इनके बीच में इनकी भूमि का निर्धारण करना, मेड़ लगाना कि भाई तुम जो है मेड़ लगाओ। तो उस चीज़ का वर्णन जो है वो 9वें अनुभाग में किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में ये कहा गया है कि दाखिला करना या खारिज करना। मान लो आपकी भूमि से संबंधित कोई भी विवाद है कि जैसे आपकी ज़मीन की नपाई है तो अधिक लेकिन नाप दी कम, तो आप अपने संबंधित अधिकारी के पास जाएंगे और उसके सामने अपील करेंगे। इसका मतलब अपील करना होता है। ठीक है, और संबंधित अधिकारी इस चीज़ की जांच करेगा। अगर उसे लगता है कि भाई ये चीज़ सही हुई है, इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो उस चीज़ पे एक्शन लेगा, वरना उस चीज़ को खारिज कर देगा। खारिज करने का मतलब हो गया खंडन कर देगा उस चीज़ का। ठीक है, तो ये इस चीज़ का वर्णन जो है वो अनुभाग 9 में किया गया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इसमें कहा गया है कि नुकसान के अनुपात में धन का आवंटन करना। मतलब आपदा आने के पश्चात जो किसानों को जो नुकसान हुआ है उसी अनुपात में धन का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में ये कहा गया है जिला बाढ़ नियंत्रण व आपदा सहायता। और ये मोस्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे ये पूछ ले कि ये कौन कराता है, तो ये डीएम कराता है, ये डीएम के अंडर में होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जो आपदा सहायता का जो प्रबंध कराता है वो डीएम कराता है, और ये जो है ये अनुभाग 10 में है। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में ये कहा गया है कि सरकारी देय से माफ़ी और कर्ज माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। मतलब आपने जो है कृषि के लिए लोन लिया है, तो उसे माफ़ करने के लिए, उसकी माफ़ करने की के लिए अपील जो करेगा, जो अर्जी करेंगे, वो अनुभाग 10 के अंदर कहा गया है। और ये भी हम डीएम को ही सौंपते हैं प्रार्थना पत्र। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। अब 5वां पॉइंट है सरकारी खर्च में कटौती। जैसे कि आपको पता होगा अभी पिछले साल कोरोना आया था,
तो सरकार को रेवेन्यू बहुत कम मिल रहा था, मतलब राजस्व जो है बहुत कम मिल रहा था। तो सरकार ने जो है अपने सरकारी काम में, अपने सरकारी खर्च में बहुत, मतलब जो काम ज़रूरी थे उनमें ही इन्वेस्ट किया, अदरवाइज नहीं किया। तो उन्होंने अपने सरकारी खर्च में कटौती कर ली। तो वो आती है अनुभाग 10 में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अनुभाग 11 की। इसमें कहा गया है कि वार्षिक रूप से बाढ़ की समीक्षा करना, मतलब कि बाढ़ के आने की संभावनाएं कितनी हैं, उस सब चीज़ की जांच करना। ठीक है ना, यह है अनुभाग 11 के अंदर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, मौसम तथा कृषि की दशा। इस साल मौसम कैसा रहेगा, उससे होने वाली फसलें पर कोई नुकसान तो नहीं होगा, इस सब की जांच करना। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 3, भुखमरी की जांच व रिपोर्ट। इस क्षेत्र में या इस साल भुखमरी तो नहीं आएगी, उस सब चीज़ की जांच बनाकर एक रिपोर्ट बनाना। ठीक है, अब अगला देखते हैं, दैवीय आपदाओं के दौरान सैनिकों की मदद, मतलब बाढ़ इत्यादि आने पर सैनिकों से मदद लेना, यह अनुभाग 11 में कहा गया है। 5वें पॉइंट में ये कहा गया है, शीतलहर की रिपोर्ट। शीतलहर मतलब अत्यधिक ठंड ना हो, ठीक है ना, उस सब चीज़ की रिपोर्ट बनाना कि अगर अत्यधिक ठंड हुई तो इन इन फसलों पे नुकसान होगा। ठीक है, तो वो रिपोर्ट बनाकर सरकार को देना, ये अनुभाग 11 में कहा गया है। अब हम आते हैं अनुभाग 12 में। उसमें कहा गया है कि उद्योगों के कार्यों का निर्धारण एवं समीक्षा करना। उद्योगों से हमारी फसलों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, या हमने कहा था कि भाई इतने एरिया में तुम्हें अपनी फैक्ट्री लगानी है, उन्होंने ज़्यादा तो नहीं वो कर दिए प्रोड्यूस। ठीक है, तो वो अनुभाग 12 में कहा गया है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसमें क्या था, वार्षिक कार्य योजना, मतलब एक वर्ष के अंतराल पर आपने कितना कार्य किया है, उस कार्य योजना को देखना और उस पर एक योजना बनाना। ठीक है, अगला पॉइंट है परिवार नियोजन, ये भी अनुभाग 12 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं अगला भाग, अनुभाग 14, भूदान। ठीक है ना, भूदान के अंतर्गत ये कहा गया है कि भाई कोई भूमि अपनी दान देना चाह रहा हो तो उसका प्रावधान भी अनुभाग 14 के अंतर्गत है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ग्राम के डेवलपमेंट में अतिरिक्त धन का आवंटन। ठीक है, मान लो कोई गांव बहुत अत्यधिक पिछड़ा हुआ है तो उस गांव को सुधारने के लिए अधिक पैसा चाहिए, तो उसके लिए अतिरिक्त धन का आवंटन का प्रावधान अनुभाग 14 में कहा गया है। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट। इसमें कहा गया है कि सर्वेक्षण और एवं अभिलेखों का कार्य, मतलब कि अभिलेखों का कार्य मतलब कि पूरा ब्यौरा रखना कि ये ज़मीन इसकी थी, फिर उससे पहले इसकी थी और उससे पहले इसकी थी, उन सब लोगों की जानकारी अपने पास रखना, ये अनुभाग 14 के अंतर्गत है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट पर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.